वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड की शुरुआत की और संस्था के खाते में 105 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस आरजेडी के मंच से उन्हें गाली दिए जाने के मुद्दे पर जमकर फटकार लगाई और पलटवार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरी स्वर्गीय मां को कांग्रेस आरजेडी के मंच से गालियां दी गई। ये सिर्फ मेरा अपमान नहीं है, यह बिहार की हर मां और बेटी का अपमान है। ये गालियां केवल मेरी मां को नहीं दी गई, देश के करोड़ों माताओं और बहनों को ये गाली दी गई है। इनके लिए मोदी की मां को गाली देना बाएं हाथ का खेल है। मुझे गाली देकर इनकी नामदार वाली सोच उजागर हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भावुक होते हुए कहा कि बेटा होने के नाते अपना दुख साझा कर रहा हूं। मेरी मां ने मुझे देश की सेवा में समर्पित किया। मां ने मुझे देश सेवा का आशीर्वाद दिया है। हर मां चाहती है कि बेटा उसकी सेवा करे। पीएम मोदी ने कहा, मेरी मां ने आपकी सेवा के लिए खुद से मुझे अलग किया। बच्चों से बड़ा मां के लिए कुछ नहीं होता। मैंने बचपन से अपनी मां को ऐसे ही देखा। मेरी मां ने गरीबी सहते हुए मुझे पाला है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये तमाम बातें कही गई। जो बड़ी बातें उन्होंने कही वो अपनी स्वर्गीय मां को लेकर के कही। कांग्रेस और आरजेडी को उन्होंने आईना दिखाया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मेरा अपमान नहीं है, यह बिहार की हर एक मां और बेटी का अपमान है। तो इस मंच से बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उस वाक्य को याद किया जो कि अब से कुछ ही दिन पहले बिहार में हुआ था। दरअसल यात्रा के समापन से एक दिन पहले ही कांग्रेस का मंच सजा था, जिसमें आरजेडी की मौजूदगी थी। हालांकि राहुल गांधी और तेजस्वी वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, वो ज़रूर जुटे हुए थे मंच पर। और वहाँ से अपशब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी के लिए किया गया, जिसका जिक्र आज के संबोधन में प्रधानमंत्री द्वारा भी किया गया है। उनकी तरफ से कहा गया कि मेरा अपमान नहीं है, ये बिहार की माँ और बेटियों का अपमान है। जो लोग इस तरीके की सोच रखते हैं वो सबके लिए इसी तरीके की सोच रखते हैं। माँ की गरिमा सबसे ऊपर होती है। इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए आज इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। वर्चुअली उन्होंने संबोधित किया, उद्घाटन किया और ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई। उन्होंने इसमें ऐड ऑन ये भी किया कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, मेरी माँ का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। मेरी माँ को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई। कई माताओं की आंखों में आज आंसू हैं। ये बहुत पीड़ा देने वाला है। बच्चों से बड़ा माँ के लिए कुछ नहीं होता। मैंने बचपन से अपनी माँ को ऐसे ही देखा। मेरी माँ ने गरीबी सहते हुए मुझे पाला है। माँ बीमार होती थी फिर भी पता नहीं चलने देती थी। मेरी माँ काम करती रहती थी, कठिनाइयों का पता पिताजी को भी नहीं लगने देती थी। वो कभी भी नई साड़ी भी नहीं खरीदती थी। तमाम बातें प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कही गई हैं। कांग्रेस आरजेडी के संस्कारों पर भी सवाल प्रधानमंत्री मोदी ने उठाए। और आने वाले दिनों में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो जाहिर है ये एक मुद्दा बनने वाला है। और जिस तरीके से इस भरी मंच से प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद सवाल उठने भी चाहिए। बीजेपी ने कांग्रेस और आरजेडी पर पलटवार किया और इसके साथ ही जो बिहार की राजनीति है वो पूरी तरीके से सक्रिय होती हुई नजर आई। बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले जो सरगर्मी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब से कुछ ही दिनों पहले जो वाकया बिहार में हुआ था उसका जिक्र करते हुए आज प्लेटफॉर्म पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। उनकी तरफ से कहा गया, ये बिहार के माँ और बेटियों का अपमान है। मुझे गाली देना ये कांग्रेस के संस्कार में है। माताओं बहनाओं को गाली दी गई है। ये नामदार लोग सोने चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए। वो सत्ता को खानदान की विरासत मानते हैं और इन्हें लगता है कि कुर्सी पर सिर्फ उनका हक है। लेकिन आपने गरीब माँ के कामदार बेटे को प्रधान सेवक बनाया है। गरीब का बेटा आगे बढ़े, ये कांग्रेस को बर्दाश्त कभी नहीं होगा। पीएम ने यह भी कहा कि आपने देखा होगा मुझे किस तरीके की गालियां दी गई। मुझे गाली देने की लिस्ट बहुत लंबी है। ये मुझे तू तड़ाक करते हैं, गाली देते हैं और अब ये मेरी स्वर्गीय माँ को गाली दे रहे हैं। माँ को गाली देने वाली सोच महिलाओं को कमज़ोर समझती है। महिलाओं को शोषण और अत्याचार की वस्तु मानने की मानसिकता, ये बात बिहार की माताओं और बहनों से ज़्यादा कौन समझेगा। जब बिहार में अपराधी बेलगाम थे, तब बिहार में हत्या और बलात्कार सामान्य थे। तब की आरजेडी सरकार अपराधियों को संरक्षण देती थी। लोग शाम को जिंदा घर लौटेंगे इसका ठिकाना भी नहीं था।
कब मांग का सिंदूर उजड़ जाएगा ये पता नहीं था, कब उनके गहने लूट लिए जाएंगे इसका पता नहीं था। इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए जो इतिहास है बिहार का उसका जिक्र किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। आरजेडी के कार्यकाल में जो कुछ होता था बिहार में और बिहार की जो स्थिति परिस्थिति थी, इसका जिक्र करने से भी प्रधानमंत्री मोदी नहीं चूके। इस मंच पर जब मौजूद रहे तो उस दिन के वाकये के साथ साथ बिहार का इतिहास किस तरीके से रहा है और कैसे आरजेडी सरकार में जंगल राज बिहार में फैला रहा है, इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसी मंच से किया गया। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अदिति, जाहिर है ये माना ही जा रहा था प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही बिहार पहुंचेंगे इन तमाम बातों का जिक्र होगा, लेकिन आज जब बात बिहार की हो रही थी तो मंच पर उद्घाटन करने से पहले, जो वर्चुअली उद्घाटन पीएम कर रहे थे, उससे पहले उद्घाटन करने के बाद जो है उन तमाम बातों का जिक्र वो कर रहे थे। लेकिन अब बिहार में जो पॉलिटिक्स है अदिति, वो एक अलग दिशा लेती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आप जब भी हमारी चर्चा हुई है तो आखिर में क्या होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और वही एक नैरेटिव को सेट करता है, ऐसा आपने भी कई दफे कहा। अब ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ये जो बातें रखी गई हैं, जो निश्चित तौर पर सही है भी, क्योंकि जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो कहीं से भी सही नहीं था, लेकिन अब इसे ही आधार बना करके अब गेम प्ले करने की शुरुआत की जा रही है। कांग्रेस और आरजेडी भी मजबूती के साथ खड़े हैं और आज प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन में इसी बात का जिक्र भी किया। जब हम सबको मिलकर ऐसे नैरेटिव जो या ऐसी बातों को कंडेम करने की जरूरत है। अगर किसी भी मंच पे इस तरह की भाषा किसी भी राजनेता, किसी भी व्यक्ति के लिए अगर इस्तेमाल होती है तो हमें इसे कंडेम करने की जरूरत है। तो बतौर पत्रकार, बतौर एक चैनल में जिम्मेदारी से मैं ये कहना चाहूंगी कि जाहिर तौर पे वो कोई भी व्यक्ति हो जो इस तरह के किसी भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, तो जैसे कार्रवाई भी हुई है, पुलिस ने उसको पकड़ भी लिया है, तमाम बातें। अब बात करते हैं प्योर पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स की। तो ये नरेंद्र मोदी हैं। क्या किसी ने सोचा था कि आज महिला सशक्तिकरण के, जब ग्रामीण महिलाओं से प्रधानमंत्री मोदी बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण के ऐसे इस कार्यक्रम में ये प्रधानमंत्री इसका जिक्र करेंगे? आपने देखा कि कैसे लाठी भांजी बीजेपी के कार्यकर्ता भी बिहार में कर रहे थे, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना सिर्फ ये याद दिलाया, महिलाओं के सम्मान का जिक्र किया, महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम में ये बताया कि मेरी मां ने साड़ी तक नहीं खरीदी, कैसे वो एक गरीब बच्चे को पालने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए सफर करती रही और किस तरीके से अपमान हुआ, और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, देखिए गलत बात है, इस पे नाराजगी होनी चाहिए। कोई और व्यक्ति होता तो शायद वो अभद्र भाषा में इसका रिप्लाई करता, कोई और होता तो शायद उसको गुस्सा आता, वो मारता, न जाने क्या क्या। अगर आप और हम भी अपने आप पर ये बात लें तो हम इस पे रिएक्ट करते, अलग तरीके से रिएक्ट करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिकली रिएक्ट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि ये बात मेरी मां की नहीं है, ये बात उन्होंने बिहार की महिलाओं, और बिहार की महिला नहीं, देश के महिलाओं की अस्मिता से जोड़ दी। प्रधानमंत्री ने ये भी याद दिलाया, पहले तो उनके अपमान का जिक्र किया और उसके बाद उन्होंने याद दिलाया कि बिहार का वो दौर जब लालू का दौर था, उस समय तो माताएं ये चिंता करती थी कि क्या आज रात को बेटा लौट आएगा। तो आप देखिए कि किस तरीके से नैरेटिव प्रधानमंत्री ने बनाया, और अब तय तरीके से इसको आगे तक लेकर जाया जाएगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, बड़े लीडर्स जब जाएंगे बिहार पे तो बार बार इस बात का जिक्र करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने राज परिवार का जिक्र किया। राज परिवार कौन है? राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव है, कि उनको क्या फर्क पड़ता है? उनको इस बात का पता ही नहीं है कि माँ का स्वाभिमान, माँ के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करना क्या होता है। और सीधा सीधा जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टारगेट किया, वो अपने आप में जो पॉलिटिकल नैरेटिव आज छोड़कर आया है। और फिर अपील भी की, और अपील ये कही कि जब अगर आप आरजेडी का या कांग्रेस का कोई नेता देखें तो इनको बताइए कि माँ का स्वाभिमान क्या होता है, माँ का सम्मान क्या होता है। और बार बार उन्हीं ग्रामीण महिलाओं को ये बताया कि किस तरीके से मेरी माँ ने स्ट्रगल किया, और ये बात सिर्फ मेरी माँ की नहीं, ये पूरे देश की महिलाओं की बात है, और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये आप मेरा मदद करेंगे। ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई आप लोगों की है, और आपको ये बताना होगा। मैं ये इस तरीके से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने आज प्रधानमंत्री मोदी के जब भाषण को सुना तो पहले उसको इमोशनल एस्पेक्ट और फिर उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट को डिकोड किया, जो मैं अभी आपसे चर्चा कर रही हूँ। जी बिल्कुल। बीजेपी को भी देश के स्तर पे समझना होगा कि क्यों नरेंद्र मोदी वो लीडर है
जो किसी भी एक मुद्दे को इतना बड़ा बना देते हैं। स्वाभाविक रूप से ये मुद्दा बड़ा है, लेकिन अब विपक्ष को क्या समझने की जरूरत है? विपक्ष को ये समझने की जरूरत है, भले ही इससे विपक्ष ने कहा कि ये बहुत छोटी बात को बड़ा बना दिया, ये छोटी बात नहीं है। दूसरा, भले ही विपक्ष ये आज भी कहने की कोशिश कर रहा है कि ना उस व्यक्ति से हमारा कोई लेना देना था, पुलिस ने उसे पकड़ लिया, जिस मंच से उसने इस तरह की बात करी, वो मंच जिसने सजाया था वो भले ही आरजेडी कांग्रेस का नेता हो, लेकिन उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन क्या चाहिए था कि राहुल गांधी एक ट्वीट करके बोलते कि कांग्रेस इस विचारधारा को नहीं मानता, कांग्रेस इस विचारधारा से अलग है और उसको कंडेम करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। और यही गलती राहुल गांधी ने कर दिया, क्योंकि अब प्रधानमंत्री ने ये नैरेटिव महिलाओं के माध्यम से कि बिहार, शिखा आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता कि आत्मसम्मान की बात हो, महिला सम्मान की बात हो, बिहार एक इमोशनल स्टेट है, वहां पे इमोशंस का बहुत, परिवार का इमोशंस का, माँ का, भाई का, बहन का एक इमोशन कनेक्ट होता है, और आज प्रधानमंत्री ने वो स्टैब्लिश कर लिया। अब मैं आपको 2007 लेकर चलती हूँ। 2007 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चुनाव था गुजरात का, उस समय सोनिया गांधी ने उन्हें मौत का सौदागर कहा था। वो चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए आसान नहीं था, कांग्रेस एज में थी, लेकिन केवल मौत का सौदागर कहने के बाद किस तरीके से भावना पलट गई और नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीत लिया। और इसी के साथ साथ आप देखिए, कई बार प्रधानमंत्री ने याद दिलाया ना कि मुझे तो कई बार नीच कह दिया जाता है, मुझे तो कई बार तमाम तरीके की बात, नीच राजनीति की बात प्रियंका गांधी जिक्र कर चुकी हैं, और ऐसे तमाम लोग हैं जो कई तरह की जो गालियां हैं, अपशब्द हैं, प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं। लेकिन अगर इतिहास से देखेंगे शिखा, आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगी कि नरेंद्र मोदी को जब जब अपशब्द दिए गए हैं, वो बड़े व्यक्ति बन के उभरे हैं। उन्होंने उसका सीधा संवाद लोग से किया है और लोगों को बताया है। गुजरात में कई बार ऐसा हुआ है, मौत का सौदागर, नीच कह दिया, तो उन्होंने कहा था कि मेरे कुल को नीच का, मुझे नीच का, और गरीब व्यक्ति को नीच का, और हम जवाब देंगे, और जवाब दिया गया। और हर बार प्रधानमंत्री राजनीतिक लिहाज से बड़े निकले और इमोशनल सपोर्ट मिला। तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि ये कितना बड़ा फ्लॉ या कितना बड़ा गलती जो है कांग्रेस से हो चुकी है। क्योंकि एक तरफ तो, मैं आखिरी बात से खत्म करूंगी, कि एक तरफ तो राहुल गांधी संविधान बचाने की यात्रा पर निकले हैं, एक तरफ तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल उस तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल भाषा का इस्तेमाल भले ही राहुल ने नहीं किया। सही बात यह है कि राहुल ने नहीं करा, तेजस्वी ने नहीं करा, किसी एक व्यक्ति ने जो मंच पे पहुंचा, कभी कहा जा रहा है वो ऑटो वाला है, कभी कहा जा रहा है कुछ है, लेकिन उसका कंडेम करने की जरूरत थी, जो नहीं किया गया। और अब इसका फायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर एक भाषण में, भारतीय जनता पार्टी अपने हर एक भाषण में इसका फायदा लेंगी और इसका पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा। तो पॉलिटिकल माइलेज तो चलिए बीजेपी को मिलेगा, मिल सकता है, और ये वाकया भी ऐसा है, इससे पूरा देश सन्न रह गया। बिहार में भी जो लोग वहाँ मौजूद थे, वहाँ जो आसपास मौजूद थे, जो कांग्रेस में नहीं थे, जो आरजेडी में नहीं थे, और उन लोगों का गुस्सा भी फूटा। लेकिन अदिति, हमने देखा है कि कांग्रेस अक्सर चुनाव से पहले जो है वो सेल्फ गोल करती है। क्या ये आरजेडी और कांग्रेस दोनों का ही सेल्फ गोल इसे समझे? क्योंकि इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि महिलाओं की भूमिका बिहार के चुनाव में क्या होती है। नीतीश कुमार को अगर सीएम की कुर्सी पे किसी ने बिठाया है तो वहां की महिलाएं हैं। ऐसे में इसे एक सेल्फ गोल की तरह ले सकते हैं। क्या नुकसान आरजेडी और कांग्रेस को यहाँ संभवतः हो सकता है? देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज इस विषय को इतना बड़ा राजनीतिक रूप दिया है, तो जाहिर तौर पे इसका इम्पैक्ट होगा। और इसीलिए मैंने अपने पहले जब आपसे बातचीत कर रही थी तो बताया था कि कैसे मौत का सौदागर, नीच, तमाम तरीके के ऐसे बात जब बोला गया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े व्यक्ति राजनीतिक लिहाज से निकले और वहां के चुनाव जीत कर निकले। अब बात यही है कि एक गलती हुई, जैसा मैंने आपको कहा कि राहुल गांधी खुद अब सोनिया गांधी के पैर में जूते की लेस बांधते हुए नजर आते हैं, सोनिया गांधी का हाथ पकड़ के उनको ले जाते हुए नजर आते हैं, सोनिया गांधी का कोरोना में किस तरीके से वो उनके साथ रहे, उनकी सेवा करे नजर आते हैं। लेकिन बात तो माता की है, आप ये बात गलत है, और ये अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर इस तरह का अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा तो उसको गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन उसी रिएक्शन को एक रिस्पांस की तरह प्रधानमंत्री ने आज जो बोला है, क्योंकि कोई नहीं सोच सकता था कि आज के कार्यक्रम में इतने दिन बाद प्रधानमंत्री बात करेंगे। मौका था महिला के सशक्तिकरण का, जहां पर ग्रामीण महिलाओं को किस तरीके से एक बड़ी योजना से उनको संपर्क किया जा रहा था, उनको बताया जा रहा था, और उस समय उन्होंने वो तमाम बातें कही कि मेरा जीवन कैसा रहा, मेरी माता ने कितना सैक्रिफाइस किया, माताएं कितना सैक्रिफाइस करती हैं, माँ के
स्वाभिमान का जिक्र किया, सम्मान का जिक्र किया, और ये भी जिक्र किया कि जो राज परिवार से हैं, जिन्होंने गरीबी नहीं देखी, जो सड़क पे जूझे नहीं, इनकी प्रॉब्लम यह है कि एक गरीब व्यक्ति आज प्रधानमंत्री कैसे बन गया। और आपको याद होगा कि किस तरीके से मैं जब कहा था, चाय वाले का जिक्र भी किया गया था, एक बार उनको चाय वाला भी कहा गया था, तब भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक चाय वाला अगर गद्दी पे बैठ गया तो आज कांग्रेस को इतनी दिक्कत है, क्योंकि कांग्रेस परिवारवाद और राज परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ाती है, गरीब व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। ये तमाम ऐसा नैरेटिव है जो प्रधानमंत्री ने बनाया भी और उसके बाद उसका फायदा मिला भी। तो जो आपका सवाल है, मूल सवाल कि क्या ये गलती हो गई है या रॉन्ग नंबर डायल हो गया है, तो जाहिर तौर पे हो गया है। ये सही हो सकता था, जो रायता फैला है वो ठीक हो सकता था अगर राहुल गांधी ट्वीट करके कहते कि वो व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया है, वो कहते कि इस मंच से उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो उस मंच पे चढ़े भी नहीं। और राहुल गांधी, और जब आपसे मैं बात करने से पहले मैंने विपक्ष से संपर्क भी किया कि आपका स्टैंड क्या है इसको लेकर, तो उन्होंने कहा कि बिहार की जनता जानती है कि ना राहुल ने कुछ बोला, ना तेजस्वी ने, ना किसी बड़े व्यक्ति ने बोला, और ना हो उस मंच पे हम चढ़े थे। ये यात्रा निकल रही थी, तमाम तरीके के लोग घुस के आ जाते हैं, उसमें किसी ने मंच से ये बोल दिया और हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। पर सवाल ये है कि देश के सामने नैरेटिव बन गया कि वो राहुल गांधी हैं, युवा राहुल गांधी, जो ऐसी भाषा का सपोर्ट करते हैं, उसको कंडेम नहीं करते। जाहिर तौर पे आने वाली जितनी भी रैलियां होंगी उसमें प्रधानमंत्री इसका जिक्र करेंगे, अमित शाह इसका जिक्र करेंगे, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह इसका जिक्र करेंगे, और ये नैरेटिव बनेगा। और जैसे आपने कहा कि महिलाएं बिहार का राजनीतिक जो शेप करती आई हैं, कुर्सी को किस पे बैठाना है वो तय करती आई हैं, वो बेहद इंपॉर्टेंट भागीदार के रूप में रहती आई हैं। और दूसरे राज्यों में भी हमने देखा कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी को अपार समर्थन महिलाओं का मिलता है। ऐसे में इस तरह का बयान ये डेफिनेटली जो है गोल हो चुका है कांग्रेस की तरफ से, जो उनको आने वाले उसमें नुकसान देगा। क्योंकि अभी तक वो जो संविधान बचाने और वोटर की जो यात्रा निकाल रहे थे, उसमें दिख रहा था कि वो किसी एक गलत चीज के विरुद्ध जाकर लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ डाइल्यूट हो गया। और ये पूरे चुनाव में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा कि माँ के लिए इस तरह की भाषा की, और अब पूरा देश और खास तौर पे बिहार की माताएं, बहनें, बेटियां इसका जवाब देंगी। कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से अदिति एसआईआर के मुद्दे को भुनाने की कोशिश हो रही थी। उनकी तरफ से पूरी कोशिश थी कि एसआईआर को लेकर के लोगों के अंदर नैरेटिव सेट हो। धीरे धीरे कोर्ट के भी फैसले आ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट एक तरफ सुनवाई कर रहा था, दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग उनके साथ संपर्क में था। निर्वाचन आयोग की तरफ से जो कार्रवाई करनी थी वो हो रही थी और पूरी प्रक्रिया को जो है सरल बनाने की कोशिश की गई। लेकिन आखिरी मोमेंट पे जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश हमेशा से कांग्रेस की रही है, जैसे कि लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि संविधान का मुद्दा उठा, वैसे ही बिहार में एसआईआर का मुद्दा जो है वो उठाने की कोशिश कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से हो रही थी। लेकिन जब बात नैरेटिव सेट करने की होती है, या फिर इसे इस तरीके से कह सकते हैं जनता के दिल तक पहुंचने की बात होती है, तो फिर दोनों ही, चाहे फिर सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों एक एक मुद्दे को लेकर के आते हैं। अब एसआईआर बनाम जो प्लेटफॉर्म पर हुआ प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो कहा गया, इसे डायरेक्टली महिलाओं से जोड़कर देखा जा रहा है, तो इस समय किस तरीके का समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है? और आखिरी सवाल मेरा आपसे अदिति होगा कि पूरे बिहार में इस समय जो है, क्या समीकरण दोनों पॉलिटिकल पार्टीज या फिर जो तमाम गठबंधन पार्टीज हैं उन्होंने सेट किया है, बिहार का मूड इस समय क्या है? देखिए, सही मायने में बिहार का राजनीतिक मूड तो अभी बन रहा है और अगले 20 दिन में बनेगा। और शिखर, शायद आपसे ज्यादा इसे कोई नहीं समझ सकता। जो आखिरी के 2 महीने होंगे, या खास तौर पर चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद जो मुद्दे होंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है, हम आएंगे जो आपने सवाल पूछा, लेकिन उससे पहले जनता बहुत स्मार्ट है। जनता को वो एक दिन मिलता है, जनता जब जनार्दन होती है, और उसको पता है कि उस एक दिन के फैसले से उसको उस 5 साल जीना मरना, रोज जीना पड़ेगा, रोज मरना पड़ेगा। इसे उसको पता है कि उसको किसको चुनना है, इसलिए उसके रोज के मुद्दे भी पता है। तो अब सवाल ये है कि मुद्दा बेरोजगारी है, पलायन है, ये उसके मन में पिछले 5 सालों से होगा कि बेरोजगारी है, कुछ नई इंडस्ट्री नहीं आई है, पलायन है। लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा अभी हुआ, पिछले अपने कई बार अपन ने चर्चा की कि पिछले जुलाई की बात कर लें, मई की बात कर लें, जून की बात कर लें, जिस तरीके से हत्याएं हुई खुलेआम, क्या जनता उससे त्रस्त है? या तेजस्वी का कार्यकाल, तेजस्वी के पिताजी का कार्यकाल याद करेंगे, जंगल राज को याद करेंगे? तो अभी तो जब चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाएगी,
तब ये देखा जाएगा कि वोटर, ये जो वोटर का जो मुद्दा है, ये कितने % वोट कटते हैं एक्चुअल, जिसके दावा कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनके वोट काट दिए गए हैं क्योंकि वो हमारे वोटर्स हैं या तेजस्वी के वोटर्स हैं। अब ये सब कुछ जो भी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी हो, चाहे मां के अपमान को लेकर, चाहे वोट SIR को लेकर, ये सब कुछ पोलराइजेशन के लिए हो रहा है कि दो वर्ग एक साथ पोलराइज हो जाएंगे और जब एकमुश्त वोट करेंगे तो वो पार्टी जीत जाएगी। ये इसीलिए हो रहा है। अब ये सब चुनावी मुद्दे हैं और ये जनता बेहतर तरीके से जानती है। अब जब भी हम बिहार का जिक्र करते हैं और बिहार के लोगों से मिलते हैं, और मुझे 1.5 महीने पहले जब मैं बिहार भी गई तो मैंने वहां पर उस समय SIR में सब ऑब्जर्व कर रहे थे, ये देख रहे थे कि कौन अफेक्ट हो रहा है। अगर देखिए बड़ी संख्या में लोगों का वोट कटेगा तो जाहिर तौर पे गुस्सा होगा, जो कि चुनाव के दौरान, वोटिंग के दौरान दिखेगा। अब वो कैसे दिखता है? दूसरा कि अगर कोई अफेक्टेड नहीं है और जेन्युइन वोट कटे हैं, जो मर गए हैं, जो मृत हैं, जो जिन्होंने घर बदल लिए हैं या जिनके पता बदल गया है या जो ट्रांसफर ले लिया है, तो फिर कोई इफेक्ट नहीं होगा वोटिंग के दौरान। इफेक्ट होता है जो बेसिक होता है, जो इमोशन से जुड़ा होता है, जो डेली चीजों से जुड़ा होता है। वो क्या होता है? जैसे मैं थोड़ा सा महाराष्ट्र तक लेकर जाऊंगी। महाराष्ट्र में जब 2024 का चुनाव था तो इमोशन से जुड़ गया था, डर से जुड़ गया था कि अगर 400 पार हो गया, जो नैरेटिव सेट किया गया और संविधान बदल दिया गया और आरक्षण में कुछ बदलाव हुए तो हमारा क्या होगा। तो उन्होंने अगेंस्ट में वोटिंग करी, जो देखा कि 240 आए। यानी कि आपके दिमाग में कौन सा मुद्दा बैठ जाता है, तो विपक्ष ने वो मुद्दा बैठाया कि 400 पार हुआ नहीं, संविधान बदला नहीं, आरक्षण बदला नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो ब्राह्मण बनिए की पार्टी है और जो SC और OBC है उनका आरक्षण को खा लिया जाएगा और हम तो OBC और SC के समर्थक हैं। तो ये इम्पैक्ट आया। लेकिन वही महाराष्ट्र में जब उस नैरेटिव को बीजेपी ने तोड़ दिया तो इम्पैक्ट दूसरा आया, नतीजा दूसरा आया। तो सवाल ये है कि इमोशनल मुद्दा है माता को लेकर, किसी भी माँ के लिए इस तरह की भाषा, तो ये तो एक ऐसा मुद्दा है जो महिलाएं कम से कम इसे बाय करेंगी और इसका इम्पैक्ट दिखेगा। जहां तक बात SIR की है तो ये देखना होगा कि SIR को लेकर कौन से लोग त्रस्त हैं। लेकिन आने वाला अभी जो समय है, अगले 20 दिन, तब शेप होगा कि एक्चुअल में ये पूरा चुनाव किस दिशा में जा रहा है और एक्चुअल वो 4 कौन से मुद्दे हैं। और उससे बड़ी बात मैं आखिरी लाइन में कहूंगी कि अभी जब मैनिफेस्टो होगा उसमें जो वादे होंगे, फ्री बीज होगी, वो भी तय करेगा कि चुनाव किस दिशा में जाने वाला है, किस पार्टी का पलड़ा भारी है। तो बिल्कुल फ्रीबीज है, चुनावी वादे हैं, चुनावी नैरेटिव्स हैं और इन नैरेटिव्स को सेट करके कौन फिर से सत्ता की चाबी संभालेगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। अदिति, बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।